स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। काली चुड़ैल और वरुण की तहकीकात। बगीचे में रहने वाले काले सांप और चुड़ैल की लड़ाई सुरंग से बाहर आ पहुंची थी, पर चुड़ैल अपने सुरंग से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से चीख और चिल्ला रही थी, क्योंकि सांप उसे क्रोध दिला रहा था। और ये चीखने की आवाज कालिया और उसके गुंडे भी सुन रहे थे। गुंडा, आप ठाकुर साहब को फोन करो और यहां के बारे में बताओ। कालिया, नहीं, ठाकुर साहब इस वक्त व्यस्त होंगे। और फिर कुछ सोचते हुए सरपंच कालीचरण को ही फोन मिला देता है। सरपंच कालीचरण का फोन बजता है और वो उसे उठा लेते हैं। और हेलो, हाँ बोलो कालिया, कैसे फोन किया? कालिया, फौरन बाहर आओ और साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आना। मुझे शक है कि तुम दोनों अंदर तांत्रिक क्रिया कर रहे हो। सरपंच कालीचरण, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, रुको हम बाहर आ रहे हैं। और फोन पटक देता है। सरपंच, रीमा उठो, बाहर चलना है। बाहर खड़े कालिया को शक है कि हम तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। रीमा, ये तो रात भर हमें ऐसे सोने ही नहीं देगा, और उठकर अपने पति के पीछे चल देती है। कालिया उन दोनों पर देखकर, ये दोनों तो वाकई में सो रहे थे। और फिर दोनों, सरपंच, तुम्हारे बगीचे की तरफ से किसी औरत के चीखने की आवाज आ रही थी। किसकी आवाज है वो? सरपंच उसकी बात सुनकर, सर्दी में तुम्हारे कान बज रहे होंगे। मेरे बगीचे की तरफ से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, शायद कोई कुत्ता होगा। कालिया, पर हमने किसी औरत की चीख सुनी है, और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। रीमा, देखो, ठाकुर साहब ने हमें 7 दिन तक तंत्र विद्या से दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए हम दूर हैं। पर तुम ये फालतू की बात हमसे ना करो तो ज्यादा अच्छा है। तुम लोगों को जो काम सौंपा गया है, सिर्फ उस पर ध्यान रखो। कालिया उसकी बात सुनकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है, और फिर जाने क्या सोचकर शांत हो जाता है। ठीक है, सो जाओ। सरपंच और रीमा अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ इस वक्त वरुण कार लेकर घर पहुंच चुका था, और उससे कुछ समय पहले ही शक्ति, प्रताप और बिरजू घर पहुंचे थे। बाहर गेट पर गाड़ी की आवाज सुनकर तीनों तेजी से गेट पर पहुंच गए थे। शक्ति, तुम ठीक तो हो ना? वरुण, ये गाड़ी ऊपर से पिचक कैसे गई? इसमें तो जगह जगह डेंट पड़ गए हैं। वरुण, पहले अंदर तो चलो, वैसे भी ठंड में जमा जा रहा हूं। और वे फिर चारों कमरे में आ जाते हैं। रामवती वरुण के लिए भी गर्मा गर्म दूध बनाकर ले आती है। बिरजू, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं तो लगा था सुबह तक ही आओगे। वरुण, मजबूरी हो गई आने की। उस गांव में घूमना, वो भी रात के वक्त, मौत को बुलाने के जैसा है। प्रताप, ये बात तो मैंने आपको पहले ही कह दी थी। चलो, आपकी भी बात समझ में आई तो सही, पर ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? वरुण, होना क्या था, जिस मदन तांत्रिक को हमने ठिकाने लगाया था, उसी का भूत पीछे पड़ गया था, और उसने तुम्हारी गाड़ी को भी तोड़ फोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से उस शैतान से जान बचा कर आया हूं। बिरजू, क्या वो अभी भी हमारा पीछा कर रहा है? ये तो बड़ी खतरनाक बात है। पर उसे तो हमने खत्म कर दिया था। वरुण, हाँ, हमने उसे खत्म कर दिया था, पर क्या है कि अब वो राख का शैतान बन गया है। उसका सारा शरीर राख का नजर आता है। शक्ति, यानी वो अभी भी जिंदा है, और हमारे लिए मुसीबत ही है। तो फिर ऐसे में हम प्रियंका को ढूंढेंगे कैसे? उसके बच्चे को अब तो हमें दिन में ही कोशिश करनी होगी। वरुण प्रियंका का नाम आते ही थोड़ा सा ढीला हो जाता है। हाँ, ये बात तुमने ठीक कही। अब दिन में ही उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी, और उसकी खबर निकलवानी होगी। रामवती, खाना लगा दिया है, और सभी भोजन करने टेबल पर आ जाते हैं। प्रताप, मैं तो कहता हूं आप खाना पीना खाकर आराम से सो जाओ। 11 बज चुके हैं, कल सुबह नए प्लान के साथ काम शुरू करेंगे। वरुण, हाँ, यही करना होगा। और फिर खामोशी से खाना खाने लगता है। बिरजू थोड़ा सा उदास था। उसे उम्मीद थी कि वरुण शायद कुछ ना कुछ पता करते जरूर आएगा, पर वरुण के वापस लौट आने से वो बेहद दुखी था, और वो भी खामोशी से खाना खा रहा था। उसे मायूस देखकर वरुण भी थोड़ा सा मायूस होता है, पर वो जानता है कि इधर बिरजू को सच्चाई बता दी तो वो उसे लेकर अभी हवेली की तरफ निकलने की जिद करेगा, ताकि अपनी बहन को वहां से निकाल लाए। और फिर हल्की फुल्की बातचीत करते करते सब खाना पीना करके
अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। वरुण गहराई से कुछ सोच रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि कैसे इस मामले को सुलझाएं। इस गांव में आकर वो खुद बहुत बड़ी उलझन में फंस चुका था। जैसी जगह सोच समझकर वो यहां आया था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक उसे ये जगह मिली थी। बिरजू, वरुण भाई, क्या मैं अपनी बहन प्रियंका तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा? क्या उसे देखने की मेरी हसरत दिल में ही रह जाएगी? वरुण, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम उसे ढूंढ निकालेंगे और उस पर हुए एक एक अत्याचार का पूरा हिसाब लेंगे। तुम फिक्र मत करो, प्रियंका के साथ बुरा करने वालों को मैं बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। बिरजू, तो फिर कल दिन में हम प्रियंका के बारे में ही पता लगाएंगे। हम सरपंच के घर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है? वरुण, ठीक है, कल हम गांव में उसके बारे में पता करेंगे। चलो अब सो जाओ, तभी कल सुबह टाइम पर निकल पाएंगे। फिर बिरजू अपनी बहन प्रियंका को याद करते हुए और वरुण प्रियंका के बच्चे की निर्मम हत्या को याद करते हुए नींद के आगोश में चले जाते। सुमेरा गांव रात भर में जाने क्या क्या चलता रहा। वहां ठंडी और शीत लहरों पर जाने कैसी अतृप्त आत्मा सवार होकर घूमती रही। कितने तांत्रिक वहां शक्ति को बढ़ाने में लगे रहे। रात भर अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए शालिनी कंबल ओढ़े वहीं बैठी रही। बार बार उसकी नजर मंदिर के गेट की तरफ जा रही थी। उसका पति मदन बार बार भेस बदलकर कई खतरनाक रूप धारण करके उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। और फिर यह रात अपने अंदर कई सवालों को समेटे समाप्त हो रही थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो रहा था। बुरी ताकतें खुद को अपने में समेटे स्थिर और शांत होती जा रही थी। अगले दिन शक्ति सुबह उठकर अपने दैनिक कार्यों में लग चुका था। अपने जानवरों के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी थी वो उन्हें निभा रहा था। वरुण की नींद खुल गई और वो भी अपनी एक्सरसाइज और योगा करने आंगन में आ गया था। शक्ति, क्या बात है, आज जल्दी नींद खुल गई? वरुण, हां, बस शरीर को तंदुरुस्त बनाने की कोशिश कर रहा हूं और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। शक्ति, अच्छा एक बात बताओ, कल क्या आपको वाकई में प्रियंका के बारे में कुछ पता नहीं लगा? क्योंकि रात को प्रियंका की बात चलने पर आपका चेहरा देखकर मुझे लगा कि शायद आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वरुण मुस्कुराते हुए, अरे नहीं शक्ति, अगर वो मुझे मिल जाती तो फिर मैं उसे हर हालत में निकाल कर हिलाता। ऐसी कोई बात नहीं है। शक्ति, तो फिर आज हम प्रियंका को ढूंढने का काम करेंगे। वरुण, ठीक है। दूसरी तरफ इस वक्त कालिया के पास उसके आदमी का फोन आता है। कालिया, हाँ बोलो, क्या खबर है? सुरंग की खुदाई का काम ठीक तो चल रहा है ना? गुंडा, कालिया भाई, काम तो ठीक चल रहा है, पर अब एक दिक्कत आ रही है। सुरंग की छत जगह जगह से गिरने लगी है। मजदूर डर रहे हैं आगे खुदाई करने से। कालिया, देखो, काम नहीं रुकना चाहिए, 24 घंटे काम चलता रहेगा। ये ठाकुर साहब का हुक्म है। सुरक्षा के कुछ बंदोबस्त कर लो और काम पर लगाए रखो मजदूरों को। गुंडा, ठीक है कालिया भाई, हम काम जारी रखते हैं। और फिर फोन रख देते हैं। कालिया ने अभी फोन रखा ही था कि उसके फोन पर ठाकुर अनिरुद्ध का फोन आ जाता है। ठाकुर अनिरुद्ध, कालिया, रात कैसी बीती? सब कुछ ठीक तो है ना? कालिया, ठाकुर साहब, सरपंच ने कोई भी तंत्र विद्या नहीं की, पर एक बड़ी बात मैंने ये नोट की है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने ही वाला था। ठाकुर, क्या कोई खास बात है? कालिया, जी ठाकुर साहब, रात को हमने यहां काली चुड़ैल की आवाज सुनी है। वो वैसे ही भयानक रूप से चीख रही थी और सिर्फ मैंने नहीं, मेरे सभी बाकी के आदमियों ने भी उस आवाज को सुना है। वो काली चुड़ैल की ही चीखें थी। ठाकुर अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। क्या क्या तुम्हें पक्का भरोसा है वो काली चुड़ैल की ही चीखें थी? कालिया, जी ठाकुर साहब, और ये सब चीखें सरपंच के पीछे बगीचे से आ रही थी। ठाकुर अनिरुद्ध, यानी हमें जो शक था वो सही निकला। इस सरपंच कुछ बड़ा ही करने का प्लान बना रहा है। अब इसके सारे प्लान को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर, अच्छा, फोन रखता हूं, और कोई जानकारी हो तो मुझे फौरन बताना। कालिया, ठीक है ठाकुर साहब, और फिर फोन रख दिए जाते हैं।
ठाकुर अनिरुद्ध अपने पास बैठे अपने गुरु तांत्रिक चमन से, एक बहुत ही अच्छी खबर है गुरुदेव। तांत्रिक गुरु चमन, कैसी अच्छी खबर? ठाकुर अनिरुद्ध, मेरे आदमी कालिया ने सरपंच के बगीचे से काली चुड़ैल की चीखें सुनी है। हमें वहां जाकर चेक करना चाहिए। अगर वाकई में वहां काली चुड़ैल है तो हम उसे अपने कब्जे में कर सकते हैं। तांत्रिक गुरु चमन, पिछले 3 महीने से इस काली चुड़ैल का कोई पता नहीं लग पा रहा था, फिर अचानक से ये बगीचे में कैसे पहुंच गई? और अभी वहीं है या वहां से निकल गई? ये बात भी तो पता लगानी पड़ेगी। ठाकुर, गुरुदेव, मुझे लगता है मैंने सरपंच को तांत्रिक का काम करने से रोक दिया था, इसलिए उसके घर के आसपास तांत्रिक ऊर्जा का क्षेत्र नहीं बना होगा। इसी बात का फायदा काली चुड़ैल ने उठाया होगा और वहां रहने और छिपने चली गई होगी। वरना गांव में अगर वो कहीं घूमती तो किसी ना किसी तांत्रिक से उसकी लड़ाई की खबर हमें मिल जाती। तांत्रिक, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। शायद ऐसा ही हुआ होगा। उसने सरपंच के बगीचे को अपने लिए सुरक्षित समझा होगा। फिर तो हमें उसे पकड़ने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तभी हम उसे सूर्यास्त होने के बाद अपने अधीन कर सकते हैं। ठाकुर जी, गुरुदेव, आप फिक्र मत कीजिए। शाम से पहले ही सारी व्यवस्थाएं मैं आपके लिए कर दूंगा। आप बस लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए। तांत्रिक, ठीक है। इधर इन दोनों को भी उस चुड़ैल की जानकारी हो चुकी थी, जो इस गांव में आसानी से किसी के भी हत्थे नहीं चढ़ रही थी, और अब सभी इसे पकड़ने की कोशिश करने वाले थे। दूसरी तरफ शालिनी अपनी बेटी पूजा के साथ अपने घर में आ पहुंची थी, और घर के बिखरे सामान को देखकर उसे रोना आ गया था। हर चीज सब पूरी तरह से तोड़ फोड़ दी गई थी। पूजा, मां, ये सब पापा ने किया है। पापा कितने गंदे हैं। ये देखो मेरी गुड़िया को कितनी बुरी तरह तोड़ा है। और वहां टूटी पड़ी अपनी गुड़िया को उठाती है, जिसके हाथ पैर और गर्दन उखाड़ दी गई थी। शालिनी उस गुड़िया की हालत देखकर अंदर तक हिलकर रह गई थी। अगर मेरी बेटी भी यहां होती तो यकीनन वो इसके साथ भी ऐसा ही सलूक करता। और फिर उसकी आंखों में क्रोध आने लगता है। पूजा, मां गुस्सा मत करो। और अपनी मां की आंखों में आ रहे गुस्से को देखकर डर जाती है। अपनी बेटी को डरते देख शालिनी फिर से शांत हो जाती है और उसे अपने सीने से चिपका लेती है। सुबह 9 बजे प्रताप ने पिच की हुई गाड़ी की छत के अंदर से ठोक ठोक कर थोड़ा सीधा कर दिया था, ताकि उसके अंदर लोग बैठ सकें। चलो आ जाओ सब, गाड़ी ठीक हो गई। वरुण, अरे वाह, तुमने तो काफी हद तक ठीक ही कर दिया है। शक्ति, चलो फिर अब देर नहीं करनी चाहिए। और सब वहां से निकल जाते हैं सुमेरा गांव की तरफ। कोहरे की चादर सड़क पर बिछी हुई थी। गाड़ी में तीनों अपनी जेब में हाथ डाले बैठे थे। प्रताप, उधर देखो, रात को टूटा हुआ खंबा अभी भी वैसे ही गिरा पड़ा है। वरुण, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि यह खंबा हमारी वजह से गिरा है, वरना बेवजह हमारे ऊपर फाइन आ जाएगा। और मुस्कुराता है। शक्ति, हाँ ये बात तो है। अच्छा, अब हम गांव के अंदर आ गए, जल्दी बोलो किस तरफ चलना है। वरुण, आज हिम्मत सिंह के यहां चलकर आते हैं और पता करते हैं कि अपनी बहू को ढूंढने के लिए वो क्या कर रहे हैं। बिरजू, पर मुझे वहां देखकर वो नाराज हो जाएंगे और शायद आप लोगों के साथ भी बदतमीजी करने लगे। अब चाहें तो मुझे यहीं उतार दें। वरुण, नहीं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। बस तुम वहां शांत बने रहना, फालतू बात मत करना। जो सवाल पूछने होंगे मैं खुद पूछ लूंगा। बिरजू वरुण की बात सुनकर, ठीक है, पर अगर उन बाप बेटों ने कुछ गलत बोला तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वरुण, प्रताप, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर बिरजू को क्रोध आया तो उसे तुम संभालोगे। प्रताप, क्या बात कर रहे हैं? अगर उन्होंने प्रियंका को लेकर कुछ उल्टा सीधा बोला तो बिरजू से पहले तो मैं ही उनके हाथ पैर तोड़ डालूंगा। अब संभालने की बात कर रहे हो? वरुण उसकी बात सुनकर अपना माथा पीट लेता है। शक्ति, इन दोनों को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अब तुम भी इनकी तरह मत बोलने लग जाना। शक्ति, ठीक है वरुण भाई, ये तो उसी वक्त पता लगेगा माहौल को देखकर हमें क्या करना है और क्या नहीं। वरुण उसकी बात का मतलब समझ जाता है। ठीक है, चलो वहीं देख लेंगे। चलो बिरजू,
शक्ति को रास्ता बताओ, किस तरफ है तुम्हारी बहन का ससुराल। बिरजू शक्ति को रास्ता बताने लगता है और शक्ति कार को उस तरफ ले जाता है। धीरे धीरे कार गांव को पार करके जंगल के करीब आ पहुंची थी, जहां एक तरफ एक कच्चा पक्का मकान बना हुआ था। वहां आई कार को देखकर 2-3 कुत्ते वहां आकर भौंकने लगते हैं। उनके भौंकने की आवाज सुनकर उस घर में से एक 50 साल का आदमी निकलकर बाहर आता है, जिसकी शक्ल देखने से ही किसी गुंडे का एहसास होता है। बिरजू, यही है हिम्मत सिंह, प्रियंका का ससुर। एक नंबर का गिरा हुआ इंसान। वरुण, आप लोग गाड़ी में बैठे रहिए, मैं उससे मिलकर आता हूं। और हां, किसी को गाड़ी से उतरने की कोई जरूरत नहीं है। और वरुण उन तीनों को हिदायत देकर गाड़ी से बाहर आ जाता है। वरुण घर के बाहर खड़े हिम्मत सिंह के पास जा पहुंचता है। हेलो सर, मैं आपसे मिलने आया हूं। हिम्मत सिंह, कौन है आप और मुझसे मिलने क्यों आए? वरुण, देखिए, मैं पुलिस विभाग से हूं और हमें खबर मिली है कि आपकी बहू जो गर्भवती थी पिछले 2-2.5 महीने से गायब है। हम उसी की खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। हिम्मत सिंह उसकी बात सुनकर, पर पुलिस ने तो पहले भी छानबीन कर ली थी। सभी लोगों ने बताया तो था कि प्रियंका नदी में डूबकर मर गई, और पता नहीं उसकी लाश कहां बह गई। उस नदी में तो जाने कितने लोग बह चुके हैं और किसी का कुछ पता नहीं चलता है। वरुण, अच्छा, पर ऐसा क्यों? जो भी उस नदी में गिरता है उसका कुछ पता ही नहीं चलता है, जैसे आपकी बहू का पता नहीं चला। हिम्मत सिंह, अब हमें क्या पता डूबने वाला कहां जाता है। वरुण, देखो, मुझे पता लगा है तुम अपनी बहू पर अत्याचार करते थे और तुम्हारे अत्याचारों से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इसलिए अब मैं तुम सबको गिरफ्तार करने वाला हूं। कहां है तुम्हारा बेटा वो हेमंत सिंह? उसे भी बुलाओ। और थोड़ा गुस्से में बात करता है। हिम्मत सिंह थोड़ा सा घबरा जाता है। आप ये क्या बोल रहे हैं? हमने अपनी बहू पर कोई अत्याचार नहीं किया। हम तो बहुत अच्छी तरह से रखते थे उसे। आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। वरुण, अच्छा, गलत जानकारी दी है तो फिर सही बात क्या है? तुम ही मुझे बता दो। चलो उधर बैठ। और घर के बाहर लगे तख्ते पर उसे बैठने के लिए बोलता है। हिम्मत सिंह घबराते हुए उस तख्त पर बैठ जाता है। वरुण, मैं जो भी पूछूंगा सच सच जवाब देना। अगर बात को गोल मोल किया तो थाने में ले जाकर तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। इधर कार के अंदर बैठे ये तीनों लोग बड़े हैरान हो रहे थे वरुण के एटीट्यूड को देखकर। प्रताप, ये वहां क्या बात कर रहा है? और हिम्मत सिंह देखो कैसे घबराया हुआ है। बिरजू, हमें तो उसने कार के अंदर बैठा दिया। अब हम वहां जाएंगे तो वरुण भाई बेवजह नाराज होंगे, इसलिए जा भी नहीं सकते। पर आखिर वो हिम्मत सिंह को बोल क्या रहे हैं जिसे सुनकर वो इतना घबरा रहा है? शक्ति, मुझे तो यह आदमी अजीब ही लगता है। इसका व्यवहार भी समझ में नहीं आता। पर अब जो काम कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि वो जो काम कर रहा है गलत नहीं कर रहा। बस इसी बात की तसल्ली है मुझे। बिरजू, मुझे भी वरुण भाई पर जाने क्यों भरोसा हो जाता है, जैसे ही मेरी बहन प्रियंका को ढूंढ निकालेंगे। और अब तो मैं इन्हीं के भरोसे आगे चल रहा हूं। प्रताप, ठीक है, अब ज्यादा तारीफ मत करो। कितनी बार तो हमें मौत के मुंह में फंसा चुके हैं। अगर ये बंदा यहां नहीं आया होता तो हम दोनों की लाइफ में इतना कुछ कभी होता नहीं, जितना इसके आने के बाद 2-3 दिन में हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मौत हमारे सिर पर ही घूम रही है। और अपना सिर खिड़की से बाहर निकालकर आकाश की तरफ देखता है। शक्ति, पर उसने मौत के मुंह में कभी हमें अकेला तो नहीं छोड़ा, और हर बार सबसे पहले मौत से लड़ाई करने आगे आया। इसलिए तुम ये इल्जाम वरुण पर मत लगाओ। वो अपनी जान से ज्यादा हमारी जान की हिफाजत करने वाला है। बिरजू, ठीक कहते हो आप। तभी तो कल रात हम तीनों की जान को खतरे में न डालकर अकेले ही गाड़ी लेकर निकल गए थे, वरना सुमेरा गांव में अकेले रात को घूमने की हिम्मत कौन कर सकता है? तो आज का एपिसोड होता है यहीं ख़त्म। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।